ठीक है, तो जिनको बायो पढ़ना है उनको बायो पढ़ने दो, किसी को फोर्स नहीं है। अपन भी तो आज रिवीजन ही करेंगे, वैसे भी हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे, हम भी रिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको बायो का रिवीजन करना है बायो का करे, जिसको फिजिक्स का रिवीजन करना है फिजिक्स का करे, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगता है वो पढ़े। सर मैथ्स का? मैथ्स वाले क्या कर रहे हैं? मैथ्स वाले तो फिजिक्स ही पढ़ेंगे ना। मैथ्स वालों को मैथ्स पढ़ना है क्या? मैथ्स वालों को पढ़ना है क्या? मैथ्स आपको रिवीजन करना है क्या? मैथ्स वालों को बता दो, अगर करना है तो आप भी मैथ्स पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जिनको मैथ्स पढ़ना है मैथ्स पढ़ सकता है, ठीक है। जिनको मैथ्स का रिवीजन करना है वो मैथ्स का रिवीजन कर सकता है। फिर अभी का क्लास क्या करें आप बताओ? सब मैथ्स वाले चले जाओगे तो बाकी लोग पीपी सवानी वाले तो रुकेंगे ना यहाँ पे। देखते हैं कितने बच्चे बचते फिर, या फिर आज का क्लास कैंसिल करेंगे। और क्या करेंगे? कैंसिल तो नहीं करेंगे, जो बच्चे हैं उनको रिवीजन तो मैं कराऊंगा, है ना। भले कितने भी बच्चे हो, 4 बच्चे होंगे तो 4 को रिवीजन कराऊंगा, 5 बच्चे होंगे तो 5 को रिवीजन कराऊंगा। जितने बच्चे रुकेंगे मीटिंग में रिवीजन तो करके जाएंगे। क्लास अपन 1 घंटा तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। चलो, तो अपन ने मॉर्निंग में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? रिवीजन क्लास है, देखो बेटा, जिसको कंपलसरी नहीं है, रिवीजन क्लास है ये वाला। मैं किसी को कंपलसरी फोर्सफुल नहीं कर रहा हूँ, जिसको अटेंड करना है वो अटेंड कर सकता है ना। आज का रिवीजन क्लास ही है, ठीक है। किसी पे कोई मैं फोर्स नहीं दे रहा हूँ। जिसको मैथ्स का तैयारी करना है वो मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है, कल के एग्ज़ाम के लिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। पीपी सवानी वालों की भी क्लास कैंसिल कर दे क्या? नहीं, कैंसिल नहीं करते, हम ले लेते हैं ना। आप लोग बताओ, पीपी सवानी वाले तो पढ़ोगे ना सब? देखते हैं कितने बच्चे बचे अभी मीटिंग में। नाइस सॉन्ग, अच्छा, ठीक है। આવો સોંગ કા નથી મહિલો જોરદાર છે. હા, તમારા માટે છે બધું. નો ધીસ ઓલ ઇઝ ફોર યુ ઓનલી. आरती सिंह, ध्रुव चौधरी। सर कहाँ से महिला हो सॉन्ग? बेटा ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो सॉन्ग की क्या बात है? क्या थी महिलो? हाँ, वो बात तो आपकी सही है। फिर अच्छा, और क्या चाहिए? सर यूट्यूब पे डाल दो। नहीं बेटा, यूट्यूब पे नहीं डालूंगा ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए। आप व्हाट्सएप पे ही सुन लो, वही काफ़ी है। यूट्यूब पे फिर कभी इंस्ट्रूमेंट के साथ जब गाएंगे ना तब डालेंगे, अच्छा सा बैंड वगैरह, बढ़िया सा बैंड वगैरह होगा, फिर वो यूट्यूब पर डालेंगे, ठीक है। स्टेज परफॉर्मेंस देंगे यूट्यूब पे भी। सर मुझे भी लक्ष्य IIT ग्रुप में ऐड कर दो। दर्शनिका, यू आर नॉट एडेड इन द ग्रुप। ओके, आपको भी ऐड कर देंगे। चलो ठीक है। अभी सब आ गए क्या? अभी वेट करे किसी का? मेरे को पता नहीं चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं बच्चे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। नहीं, हम क्लास स्टार्ट करें कि नहीं करें, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। भाई सब लोग पढ़ना चाहते हो ना? सही सही बताओ मेरे को। ब्रुत है, साहिल, प्रियंका, मितेश, ध्रुव, दर्शनिका, अंजलि, एंजल। अच्छा सर मैं निकल रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैथ्स की टेंशन हो गई तेरे को? हैं? सर थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना। 1 आवर 45 मिनट्स तक कर लूंगा। 1 आवर 45 मिनट ऐसा कुछ कर लूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे बेटा। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है आपको। कल पेपर है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कोई फोर्सफुली नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका रिवीजन क्लास है। अब अगर आपका मन मानता है कि ठीक है मेरा सिलेबस हो चुका है तो मैं क्लास अटेंड कर लूँ, अगर नहीं मन मानता है तो आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। जो आपका कल का पेपर है उसकी तैयारी करो, ठीक है। मेरी तरफ से आपको छूट है। मैंने बायो वालों को भी छूट दे दी, मैथ्स वालों को भी छूट दे दी, जिनका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए सिर्फ। जिनका पेपर नहीं है वो तो रिवीजन क्लास करेंगे ही करेंगे अटेंड। चलो
ठीक है। चलो, तो हम सुबह कहाँ पे थे, हाँ, मॉर्निंग में हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? देखो, मैंने आपको कैपेसिटर का प्रिंसिपल बताया था सुबह वाली क्लास में। कैपेसिटर का प्रिंसिपल हमने देखा था। हमारे पास एक प्लेट होती थी जिसको हम दे दनादन चार्ज देते जाते थे, है ना। ये पार्ट सबको क्लियर हो जाना चाहिए। एक प्लेट था हमारे पास, इसको हमने चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज देते गए। जितनी इसकी क्षमता है उतना हमने इसको चार्ज दे दिया, ठीक है। जितनी इसकी क्षमता है हमने इसको उतना चार्ज दे दिया। दिस इज योर इंसुलेटर, ताकि हमारा चार्ज नीचे लीक ना हो जाए। एंड दिस इज योर प्लेट, ठीक है। इस प्लेट को हमने जितना चार्ज दे सकते थे उतना चार्ज हमने दे दिया। अगर हम इसकी कैपेसिटी से इसको ज़्यादा चार्ज देंगे तो होगा क्या, इसके सराउंडिंग का जो मीडियम है ना, इसके सराउंडिंग का जो मीडियम है वो पोलराइज होने लगेगा और उसके नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करने लगेंगे। और एक बार सराउंडिंग का मीडियम पोलराइज होने लग गया और फिर भी हम नहीं माने, हम इसको चार्ज देते गए। हम बड़े ज़िद्दी है ना, हम चार्ज दिए जा रहे हैं। हमको शर्म तो आ नहीं रही है, बेशर्म बन गए, देते जा रहे हैं चार्ज, देते जा रहे हैं, है ना। तो सराउंडिंग का जो मीडियम है वो मीडियम आपका पोलराइज होने लगता है। एक बार इसकी कैपेसिटी भी ओवरलोड हो जाती है तो मीडियम के भी जो आयन्स है वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ये वाले चार्जेस को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसलिए हम एक लिमिट से ज़्यादा इस प्लेट को चार्ज नहीं दे सकते। ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि हम किसी भी कंडक्टिंग प्लेट को एक लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम उसको चार्ज नहीं दे सकते, है ना। सब लोग इस बात को समझते हो? ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट, है ना। इस पॉइंट को हम सब समझते हैं ना बेटा। इससे ज़्यादा हम इसको चार्ज नहीं दे सकते हैं, है ना। देंगे तो वो चार्ज लीक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस बात को समझते हैं तो हमने क्या किया, जितनी हमारी क्षमता थी हमने उसके हिसाब से इसको चार्ज दे दिया, ठीक है। तो फाइनली इस पर कुछ चार्ज आ गया। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। फाइनली इस पर इतना सारा चार्ज आ गया, जितना ये प्लेट कैरी कर सकती थी उतना चार्ज मैंने इसको दे दिया। अब मैंने क्या किया, एक न्यूट्रल प्लेट इसके पास लेके आया, ठीक है। और न्यूट्रल प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, पर ड्यू टू इंडक्शन मेथड की वजह से क्या होगा, जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो प्लेट के इनर मोस्ट साइड आ जाएंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे प्लेट के आउटर मोस्ट साइड चले जाएंगे, ठीक है। इनर पार्ट पे आपके नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे ड्यू टू इंडक्शन और आउटर मोस्ट आपके पॉजिटिव चार्जेस चले जाएंगे। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से, है ना, नेगेटिव चार्जेस की वजह से देखो, अब मैं यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस डिफाइन करने जा रहा हूँ। अब ये हमारा सिस्टम एक बन चुका है, ठीक है। दिस इज़ योर चार्ज प्लेट, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, दिस इज़ योर चार्ज प्लेट एंड दिस इज़ योर न्यूट्रल प्लेट, ठीक है। अब इन दोनों प्लेट का एक सिस्टम फॉर्म हो चुका है जिसका मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। कैपेसिटेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द सिस्टम। अब मैंने इन दो प्लेट्स का एक सिस्टम फॉर्म कर दिया है जिसका मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना है। दिस इज माय सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस अगर मुझे डिफाइन करना है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज वो सिस्टम आपका होल्ड कर सकता है, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज के मामले में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने जितना चार्ज इस प्लेट को देना था उतना चार्ज मैंने इस प्लेट को दे दिया। मैंने इस पॉइंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने चार्ज तो दे दिया, अब इससे ज़्यादा चार्ज तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैंने मैक्सिमम लिमिट तक चार्ज इसको दे दिया। अब मेरे को सिस्टम का अगर कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना है तो मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके पोटेंशियल को डिक्रीज़ करूँ।
अगर इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो मैंने क्या किया, एक न्यूट्रल प्लेट इसके पास लेके आया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ये वाली सरफेस पे इंड्यूस हो गया और पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे इंड्यूस हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट से सपोज करो R1 डिस्टेंस पे है, और पॉजिटिव चार्ज जो है आपका इस प्लेट से सपोज करो R2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब हम सबको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर R, ठीक है। पोटेंशियल हमेशा डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर R, ठीक है। अगर हम इतनी बात समझते हैं तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाले का, नेगेटिव वाला डोमिनेट करेगा, ठीक है। नेगेटिव वाला पोटेंशियल आपका डोमिनेट करेगा पॉजिटिव वाले पोटेंशियल के कंपैरिजन में, ठीक है। नेगेटिव वाला पोटेंशियल आपका डोमिनेट करेगा पॉजिटिव वाले पोटेंशियल के कंपैरिजन में। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट निकल के आएगा, इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा, वो नेट इफेक्ट क्या करेगा, आपके पोटेंशियल को कम करेगा। पोटेंशियल को क्या करेगा, कम करेगा। और जब पोटेंशियल को कम करेगा तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने दोनों जुगाड़ लगा दिए। पहला जुगाड़ मैंने क्या लगाया, देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज को इतना इंक्रीज़ किया कि जितना मैं उसको दे सकता था मैंने उसको दे दिया। दूसरा जुगाड़ मैंने क्या किया, मैं जैसे ही एक न्यूट्रल प्लेट लेके आया उसकी वजह से मैंने पोटेंशियल को डिक्रीज़ किया। चार्ज को मैंने इंक्रीज़ किया, पोटेंशियल को मैंने डिक्रीज़ किया। जो भी काम मैं कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कर सकता था मैंने वो सब कुछ किया, ठीक है। जो भी काम मैं कर सकता था मैंने वो सब कुछ किया, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद फिर भी मेरे मन में अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहा। मुझे अभी भी लगा कि अभी भी शायद कोई कमी हो रही है, जिसकी वजह से मेरा कैपेसिटेंस जो है अप टू द मार्क नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, देखा कि हमारे सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरा कैपेसिटेंस और इंक्रीज़ हो सकता है। तो मुझे पता चला कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्जेस को रिमूव कर दूं किसी भी तरह से, इस पॉजिटिव चार्जेस को अगर मैं रिमूव कर दूं किसी भी तरह से, तो मेरे सिस्टम का कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव वाला जो पोटेंशियल है ये मेरे सिस्टम के पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहा था, तो मैं इसी को निकाल दूं। तो इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मैंने इस आउटर प्लेट का अर्थिंग कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस आउटर प्लेट का अर्थिंग किया, अर्थिंग करने की वजह से आपका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया तो अब हमारे पास खाली नेगेटिव चार्ज बचा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका जो पोटेंशियल है वो तो ऑब्वियसली और डिक्रीज़ ही होगा, है ना। तो हमारा कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो फाइनली जो मुझे इस तरह का सेटअप मिला, इस तरह का सेटअप मुझे मिला। थर्ड मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज जो न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल प्लेट पे था, उसकी आउटर सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज था उसको मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब मेरे को फुल सेटिस्फेक्शन हो गया कि इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और इससे ज़्यादा जो कैपेसिटेंस मुझे मिली है ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटेंस जो मैंने अचीव करी है। और उसके बाद जो हमारा सिस्टम फॉर्म होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ऐसा सिस्टम फॉर्म होता है इसी सिस्टम को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका इस तरह का सिस्टम है। देखो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है सारा, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, और यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थिंग कर दिया है, ठीक है। यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थिंग कर दिया। तो इस तरह का जो सिस्टम आपको मिला इसी को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है ना।
कैपेसिटर का क्या प्रिंसिपल है अब आपको क्लियर हो गया होगा। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने एक बार नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करने के बाद अब आपका जो इनसाइड वाला रीजन है ना, इनसाइड वाला जो रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इनसाइड रीजन में देखो आप पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी। इनसाइड रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट होगी, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी स्टार्ट होगी। अब अगर मैं इनसाइड वाली प्लेट्स को देखूं तो यहाँ पे आपकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, क्योंकि सरफेस पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे आपकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे आपकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा, और यहाँ पे आपकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा, ठीक है। तो अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन के अंदर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, देखो अब ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट, सपोज करो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है, और इसकी वजह से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। अगर मैं ये वाली प्लेट की बात करूं, तो ये वाली प्लेट की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच इज़ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये नेगेटिव वाली प्लेट की वजह से भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, विच इज़ ऑल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हम गॉस लॉ में पढ़ चुके हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर वाले रीजन में आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि अंदर देखो पॉजिटिव की वजह से भी राइट साइड आपका होगा फील्ड, और नेगेटिव की वजह से भी आपका फील्ड का डायरेक्शन होगा राइट साइड होगा, ठीक है। तो दोनों फील्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों फील्ड्स आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब जब आप दोनों फील्ड्स को ऐड करोगे, दोनों फील्ड्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, विच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको वैल्यू पता चल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रीजन। इनसाइड रीजन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अब हम सबको पता है जब एक बार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से अब हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ जहाँ पे आपका पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करती है जहाँ पे आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो इन सच डायरेक्शन जहाँ पे आपका पोटेंशियल हमेशा रिड्यूस होता है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स, है ना। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ दोनों तरफ, है ना, इफ आई डू द इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ से देखो अब मुझे पता है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। इस प्लेट के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे, चाहे आप इस पॉइंट पे देख लो, 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 एट ईच एंड एवरी पॉइंट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, है ना। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, विच इज़ योर डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा, विच इज़ माइनस ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। और डी एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सपोज करो दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है। दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। तो यहाँ से आपको
पोटेंशियल का डिफरेंस पता चल जाएगा, विच इज़ डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। जब आप डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिल जाए, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस आपको इसका इतना मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस आपको इतना मिल जाएगा, हाँ। तो ये डेल्टा वी जो है हमारा, ये क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है, ठीक है। पर हम सबको पता है कि फाइनल पोटेंशियल, देखो हमारा जो फाइनल पोटेंशियल होगा, आप जब इस लाइन के अलॉन्ग मूव करोगे किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो कि मैं सी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है अलॉन्ग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, हम सबको पता है। तो वी का पोटेंशियल जो होगा वो वी से ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो अगर मैं इसको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखूँ तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। वी माइनस वी सी अगर मैं लिखूँगा तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में मूव करूँगा तो मेरा पोटेंशियल घटेगा ही घटेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब यही है, यहाँ पे नेगेटिव साइन जो आपकी आ रही है डेल्टा वी में, ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है। अगर मेरे को इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, विच इज़ प्लस ई इंटू डी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है ना। हमें पता है कि ये वाली प्लेट की साइड पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे आपका पोटेंशियल ज़्यादा है, और जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे आपका पोटेंशियल कम है। तो इसलिए हमेशा जो आपका फाइनल पोटेंशियल होगा वो इनिशियल पोटेंशियल से कम ही होने वाला है। इसलिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल जब भी आप करोगे आपको नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इनिशियल माइनस फाइनल लिख दिया, सिंपल, क्योंकि मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है ना। अब मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखूँ चाहे इनिशियल माइनस फाइनल लिखूँ, यहाँ से मुझे मिलना तो डेल्टा वी है, यहाँ से भी मुझे मिलना तो डेल्टा वी है, ठीक है। ये तो समझ का फेर है खाली कि अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो कि लेफ्ट से राइट जा रहे हो, उस हिसाब से आपका पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। इतनी बात हम सब समझ पाते हैं। चलो, अगर हम इतनी बात समझ पाते हैं तो हम बहुत होशियार बच्चे हैं, हम बहुत जीनियस बन गए हैं, है ना। तो हम इधर आ जाओ, एक चीज़ और समझते हैं। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। इसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि पोटेंशियल का डिफरेंस भी इतना होता है, ई इंटू डी के बराबर, है ना। अब ये जो ई है ना, ये आपका ई नेट है, एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका क्या है, ई नेट है, ठीक है। तो ई नेट का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नेट विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हम इस सिस्टम का कैपेसिटेंस डिफाइन करने जा रहे हैं। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब कितना चार्ज होगा इसमें, इस सिस्टम पे कितना चार्ज होगा, तो चार्ज को हम लिख सकते, क्या लिख सकते बताओ, इस सिस्टम पे कितना चार्ज होगा बताओ। सिग्मा इंटू ए के बराबर चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और सपोज करो एरिया इस प्लेट का ए है, तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए के बराबर, अपॉन पोटेंशियल आपका कितना है, सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको सिस्टम का कैपेसिटेंस पता चल जाएगा। देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा बाय बाय, तो यहाँ से आपको कैपेसिटेंस कितना मिल गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड हियर, कि ये आपका कैपेसिटेंस तब होगा जब आपका यहाँ पे अंदर दूसरा कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पे आपका एयर है या फिर आपका वैक्यूम है, ठीक है। देखो इनसाइड जो आपका मीडियम है ये आपका एयर है या फिर आपका वैक्यूम है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे और दूसरा कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। ये कैपेसिटेंस आपका तब होगा जब आपका मीडियम जो है एयर है या फिर वैक्यूम है। अब मैंने क्या किया, अब मेरा दिमाग तो खुराफाती है ना, अब इतने से भी मुझे चैन नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए, और जब एक्सपेरिमेंट्स किए
तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट और कर लिया, मुझे अभी भी चैन नहीं मिला। मैंने कहा यार अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इतने कैपेसिटेंस से, मुझे अपने कैपेसिटेंस को और बढ़ाना है। मैं इतना खुराफाती दिमाग मेरा चल रहा है कि मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मुझे कैपेसिटेंस को और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने के लिए? अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो इधर, अब मैंने क्या किया, उन दो प्लेट्स के बीच में है ना, एयर की जगह कोई और मीडियम ले लिया। ठीक है, ये मेरी प्लेट्स थी, मेरी पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी, है ना, और ये मेरी नेगेटिव चार्ज प्लेट थी। अब मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच में, अभी तक तो मैंने एयर रखा था, अब मैंने कोई दूसरा मीडियम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, मैंने सपोज करो इसको किसी मीडियम में के बीच में रख दिया, यहाँ पे मैंने कोई एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम रख दिया पूरे स्पेस में इसके, है ना, पूरे स्पेस में, मतलब पूरे स्पेस में, मतलब आप समझ सकते हो ना। ठीक है, थोड़ा अच्छे से शो करते हैं इसको, है ना, पूरे स्पेस पे मैंने ऐसा कोई मीडियम रख दिया। मैं इसको हैच लाइन से शो कर देता हूँ। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कुछ दूसरा मीडियम। अब जैसे ही मैंने पूरे स्पेस में आपका मीडियम रख दिया, डिस्टेंस आपका कितना था d, और एरिया आपका प्लेट्स का कितना था a। अब देखते हैं सिस्टम के कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वापस से चलो सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो अब आपका जो कैपेसिटेंस होगा विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन m इंटू a/d, जो आपका नया कैपेसिटेंस होगा विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन m a/d, पर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ योर मीडियम। अब मैंने इस मीडियम को इंट्रोड्यूस किया, तो इस मीडियम का जो परमिटिविटी होगा मैं यहाँ पे वो परमिटिविटी यूज़ करूँगा। अब हमें एक चीज़ और पता है कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K। ठीक है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? सर कैपेसिटेंस सिस्टम का है तो चेंज भी पूरे सिस्टम का क्यों नहीं हुआ, एक ही प्लेट का ही क्यों हुआ? अरे बेटा पूरे सिस्टम का ही कैपेसिटेंस आपका चेंज हुआ है। देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, यही कंफ्यूजन आया बच्चे को। देखो कैपेसिटेंस पूरे सिस्टम का चेंज हो रहा है, ये एक प्लेट का चेंज नहीं हो रहा है, ये बात को ध्यान रखो आप भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी देखो अंदर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ पे जनरेट हो रही है? दोनों प्लेट्स के बीच में जनरेट हो रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दोनों प्लेट्स के बीच में जनरेट हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक प्लेट को निकाल दूंगा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी प्लेट के अंदर अपने आप आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। तो जब दोनों प्लेट्स का मैं योगदान ले रहा हूँ, दोनों प्लेट्स का मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, तो ये पूरे दोनों प्लेट्स की वजह से ही आपका कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है ना। ये जो कैपेसिटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, ये दोनों प्लेट्स की वजह से है, इसमें कोई एक प्लेट का योगदान नहीं है। इस बात को आप समझने की कोशिश करो, है ना। चार्ज जो Q हमने लिखा है दैट इज योर चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ। ठीक है, आपका जो Q चार्ज है तो दैट इज योर चार्ज फ्लोन है। ठीक है, कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ। ये जो Q चार्ज है ना बेटा, ये जो Q चार्ज हमने यहाँ पे लिखा था, देखो इधर सब बड़े ध्यान से देखो, इसको जो डाउट आया मैं समझ गया हूँ। यहाँ पे जो हमने Q वाला चार्ज लिखा है, ये जो Q चार्ज है आपका, इसकी कहानी थोड़ी स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ आएगा। हमने क्या किया, वापस से कहानी थोड़ी सुनो। हमने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया था ये वाली प्लेट को। ठीक है, देखो मैंने दो तरह की प्लेट्स ली थी। पहली वाली जो प्लेट थी आपकी वो थी पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज हमने दिया था इसको, ये जो चार्ज हमने प्लेट को दिया है ये हमने दिया है। ठीक है, ये क्या चार्ज हमने दिया है प्लेट। इस प्लेट की वजह से ये वाली चार्ज प्लेट में आपका चार्ज इंड्यूस हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, और इंडक्शन की वजह से फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है इस रीजन में। ठीक है, और ये वाले चार्ज को हमने ख़त्म कर दिया बाय अर्थिंग। समझ आया? तो ये जो Q चार्ज है ना, ये आपने ये वाली प्लेट को दिया है, जिसकी वजह से इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ है। समझ आ रही है? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज इस न्यूट्रल प्लेट का है,
ये पॉजिटिव वाला चार्ज का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये न्यूट्रल प्लेट में से इंड्यूस हुआ है, और न्यूट्रल प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को हमने ख़त्म किया है बाय द मेथड ऑफ अर्थिंग। समझ आ रहा है अब ये क्यू चार्ज कौन सा वाला है? समझ आया बेटा? अब थोड़ा क्लियर हो गया? हाँ, अब समझ आ गया ना? हाँ, तो पूरी कहानी को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ। ठीक है, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलो, तो अब हम कहाँ पे पहुँचे थे? जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, हमने फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिया। जैसे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला, फिर हमने पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला। तो पोटेंशियल का डिफरेंस हमें कितना मिला? E इंटू डी के बराबर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने निकाल लिया था सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट, तो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट। तो यहाँ से मुझे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या मिल गया? एप्सिलन नॉट A अपॉन डी। ये आपका कैपेसिटेंस तब था जब आपका अंदर जो था मीडियम एयर या तो वैक्यूम था। ठीक है, अब मेरे को अभी भी चैन नहीं पड़ा, मेरे को सिस्टम का कैपेसिटेंस और इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करना है। मेरा मन नहीं मान रहा है ना, मुझे और इंक्रीज करना है। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर कोई मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया। इस पूरे स्पेस पे मैंने एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जैसे ही मैंने मीडियम को इंट्रोड्यूस किया तो मेरा कैपेसिटेंस कितना हो गया? एप्सिलन एम A अपॉन डी। अब यहाँ पे जो एप्सिलन एम है दैट इज योर परमिटिविटी ऑफ योर मीडियम। दिस इज योर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम का परमिटिविटी। और मीडियम का परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज नोन एज योर एप्सिलन आर, which is relative permittivity, or it is also known as dielectric strength of the medium. It is also known as dielectric strength of the medium. अब इतनी बात हमको समझ आ गई। तो मेरा कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटेंस देखो क्या हो गया मेरा फाइनल। अब मैं यहाँ पे एप्सिलन एम को क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से? देखो, आई कैन राइट हियर एप्सिलन आर एप्सिलन नॉट इंटू A अपॉन डी। दिस इज माई कैपेसिटेंस। क्या मैं एप्सिलन आर को के भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट हियर सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलन नॉट A अपॉन डी। अब बड़े ध्यान से अगर आप देखो तो ये एप्सिलन नॉट A अपॉन डी वाला जो पार्ट है ये आपका ओरिजिनल कैपेसिटेंस था जो कि फ्री स्पेस में था। तो आपका कैपेसिटेंस जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया, विच इज़ के टाइम्स ऑफ सी। और यही मेरी मन की इच्छा थी, मेरी मन की चाहत थी, मेरी मन की तमन्ना थी जो मैंने पूरी कर ली, और मैंने सिस्टम का कैपेसिटेंस के टाइम से इंक्रीज कर दिया। अल्टीमेटली मेरा मेन गोल है कि मुझे कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है। कैपेसिटेंस को क्या करना है? इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए कोई भी जुगाड़ लगा सकता हूँ, और जुगाड़ लगाने के बाद मुझे जो मेन चीज़ है, मेरा मेन मोटो है, वो अचीव होना चाहिए। अब यहाँ से आप देखो एक दो चार शानदार रिलेशन आते हैं जो एग्ज़ाम में जिन पे क्वेश्चन दबा के पूछे जाते हैं। पहला तो ये आपको पता ही है, एप्सिलन एम अपॉन एप्सिलन नॉट विच इज़ इक्वल टू एप्सिलन आर विच इज़ इक्वल टू के। अब यहाँ से देखो के को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी डैश अपॉन सी, और सी डैश क्या है आपका? कैपेसिटेंस ऑफ medium upon capacitance of free space. So I can also write here Cm upon C naught. तो इस तरह की रिलेशन की आप चेन बनाते जाओ, और ये रिलेशन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का रिलेशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली जब आप कोई मीडियम में रखते थे तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता था, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हो जाता था Fm इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था मीडियम। ठीक है, अब आप दोनों फोर्स को डिवाइड कर दो तो आई कैन राइट, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो, F अपॉन एफ एम विच इज़ इक्वल टू
एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को तो हम बोलते हैं के, इसी को तो हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, इसी को तो हम बोलते हैं सी एम अपॉन सी ओ। तो ये आपकी चेन देखो और लंबी हो गई। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो आपको, इस पे इतने क्वेश्चंस बनते हैं, आप अपनी बुक खोल के देख लेना, आपको 50 से 60 क्वेश्चन इसी पे मिल जाएंगे। 50 से 60 क्वेश्चन छोटे छोटे आपको इस रिलेशन पे मिल जाएंगे। कभी आपको फोर्स दिया होगा, मीडियम का फोर्स फाइंड करना होगा, के का वैल्यू दिया होगा। कभी आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया होगा, आपको कैपेसिटेंस मीडियम का निकालना होगा। कभी आपको परमिटिविटी मीडियम का निकालना होगा अगर आपको फोर्स और एफएम दिया होगा। तो इसमें से कोई भी एक दो पैरामीटर आपको पता होंगे और तीसरा पैरामीटर आपको निकालना पड़ेगा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हर बार बनते हैं, हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जो चेन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, तो समझ के इसको पढ़ो। और हमने समझ लिया है बहुत अच्छे से, अब आपको ये मुंह जुबान हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ये इक्वेशन आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। क्या आपको बात समझ आई? चलो 5 o'clock आपको छोड़ दूं क्या? अच्छा हाँ, आप लोगों को पढ़ाई करना है तो मैं आज आपको जल्दी छोड़ दूंगा, 1 घंटे का ही हम क्लास लेंगे। 5 बजे मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा, ठीक है बेटा? 5 बजे सबको छोड़ दूंगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अभी हमारे पास 5 मिनट और है, 5 मिनट अच्छे से पढ़ लो, फिर आपकी छुट्टी कर दूँ। चलो आ जाओ। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे ही हमें कैपेसिटेंस का ये फंडा क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ गए। हमने देखा क्या और भी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं क्या कैपेसिटर बनाने के लिए? तो हमारे पास आंसर आया यस, हम और भी बहुत सारे तरीके हैं कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के। जिसमें से एक आपका फेमस तरीका और है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमने सुबह की क्लास में पढ़ा था, आपको दो मटेरियल्स के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। ये सपोज करो आपका कंडक्टिंग स्लैब है और ये आपका डाइलेक्ट्रिक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर कंडक्टिंग स्लैब एंड योर डाइलेक्ट्रिक? अब हम इसको कैपेसिटेंस के अंदर घुसाने वाले हैं, ठीक है? इसलिए मैंने आपको ये दोनों मटेरियल्स पढ़ाए थे, बड़ी अच्छे से हमने इन दोनों मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी मॉर्निंग वाली क्लास में, ठीक है? तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग स्लैब एंड योर डाइलेक्ट्रिक? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर कंडक्टिंग स्लैब एंड योर डाइलेक्ट्रिक? तो कंडक्टिंग स्लैब को अगर मैं ध्यान से देखूं तो कंडक्टिंग स्लैब में जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, है ना, तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई जब आप करते हो तो हमें पता है कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट होती है कि वो एक्सटर्नल फील्ड को हमेशा अपोज करती है। तो उसमें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा एक्सटर्नल को अपोज करती है, और इस तरह से अपोज करती है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द कंडक्टर वो हमेशा ज़ीरो हो जाती है। इनसाइड द कंडक्टर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। ये तो प्रिंसिपल हो गया आपका कंडक्टिंग स्लैब। अब मैं बात करूँगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, ठीक है? अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या रिलेशन होता है? जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हो, तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक्सटर्नल फील्ड को सप्लाई करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा उसको कैंसिल आउट नहीं कर पाता, कुछ पार्ट उसका रिमेनिंग रह जाता है, पूरा का पूरा उसको कैंसिल आउट नहीं कर पाता। तो सपोज करो ये आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट सम होता है इनका दोनों वेक्टर्स का, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। यही खासियत होती है डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है? विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यही डिफरेंस होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में और एक कंडक्टिंग स्लैब में। अब हम स्टेप बाय स्टेप करके दोनों मटेरियल को कैपेसिटर के अंदर डालने वाले हैं, है ना? पहले हम कंडक्टिंग स्लैब को डालेंगे, जैसे हमारा कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर में पहले हम एक कंडक्टिंग स्लैब को डालेंगे, ठीक है? फर्स्ट केस हमारा देखो, दो केस यहाँ से बनेंगे। पहला जो केस होगा इसमें हम क्या डालेंगे? कंडक्टिंग स्लैब को डालेंगे, और दूसरे केस में हम किसको डालेंगे? हम डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे। पहले केस में हम किसको डालेंगे? कंडक्टिंग स्लैब को डालेंगे। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब लाके ऐसे रख दिया, ठीक है? सपोज करो अब आपका ये कंडक्टिंग स्लैब है ना? सपोज दिस इज योर कंडक्टिंग स्लैब। अब देखते हैं इस सिस्टम के कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम किसी कंडक्टिंग स्लैब को
एक कैपेसिटर के अंदर ऐसे फिट कर देते हैं, ठीक है। जब हम कैपेसिटर के अंदर ऐसे कंडक्टिंग स्लैब को फिट कर देते हैं तो देखते हैं इसकी जो नेट कैपेसिटेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम सबको पता है कि इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो सपोज करो इसका थिकनेस जो है वो T के बराबर। अभी तक हम जो मीडियम इंट्रोड्यूस किया था हमने ऊपर वाले पार्ट में, इसमें हमने क्या किया था, हमने पूरे के पूरे कैपेसिटर में मीडियम डाल दिया, समझ आ रही। यहाँ पे जो मीडियम था आपका ये पूरे के पूरे लेंथ में हमने डाल दिया था, D लेंथ। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मीडियम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन एक छोटे से रीजन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरा का पूरा रीजन कवर नहीं कर रहे। ध्यान से ये जो कंडक्टिंग स्लैब हमने डाला है ये हमने पूरा एरिया कवर नहीं किया, इसका पूरा लेंथ कवर नहीं किया। पूरा लेंथ तो इसका D, पूरा लेंथ कितना है इसका D। लेकिन हमने जो स्लैब रखा है वो T थिकनेस का रखा है इस कैपेसिटर के अंदर। हमने जो स्लैब इंट्रोड्यूस किया है उसका थिकनेस कितना है, T के बराबर है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे? और हम सबको पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। अभी अभी हमने पढ़ा कंडक्टर स्लैब का प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हो, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रही है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पैदा होती है कि वो उसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज करती है, और इस तरह से अपोज करती है कि उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ कितने हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इनसाइड द कंडक्टर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक, इनसाइड द कंडक्टर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना का जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारे ये वाले रीजन में होगा, विच इज D माइनस T। जितना आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जनरेट होगा, आई कैन राइट हियर, हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, विच इज E0 टाइम्स, सपोज करो मैंने E0 इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया तो मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E0 टाइम्स, अब मैं D नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, D माइनस T लिखूंगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये वाले रीजन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ना, ये वाले रीजन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से रीजन में, D माइनस T वाले रीजन में। तो जितना मेरा पोटेंशियल पैदा होगा वो सारा का सारा D माइनस T वाले रीजन से पैदा होगा। ये वाले रीजन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये वाले रीजन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इतनी बात हमें समझ आती है? बस अगर इतनी बात हमें समझ आती है तो यहाँ पे खेल खत्म हो गया। पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T। अब जैसे ही आप यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना चाहोगे तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज को लिखोगे आप सिग्मा इंटू A, ठीक है। बात समझ गए ना, चार्ज का वैल्यू आप रख सकते हो ना, सिग्मा इंटू A रखोगे और क्या रखोगे, अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T, ठीक है। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा तो आपका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, ठीक है। ये आपका नया कैपेसिटेंस आ गया, इसको मैं C डैश बोल देता हूँ। अब इसको अगर ओरिजिनल कैपेसिटेंस से कंपेयर करें, ओरिजिनल कैपेसिटेंस हमारा कितना होता था, C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता था, ठीक है। जब हमारा कोई भी मीडियम नहीं होता था, फ्री स्पेस होता था, तो हमारा कैपेसिटेंस इतना होता था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A और नीचे से D मैंने कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस T अपॉन D, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, C0 लिख सकता हूँ। फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट दिस एज C0। तो मेरा C डैश किसके बराबर हो जाएगा, विच इज C0 अपॉन 1 माइनस T बाई D। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपका कैपेसिटेंस का जो है वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ध्यान से देख के बताओ। इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, ये आपका C डैश है, तो C डैश इज इक्वल टू C0 अपॉन समथिंग विच इज लेस देन 1।
तो डिनोमिनेटर आपका छोटा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर आपका छोटा हो जाएगा तो कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर आपका छोटा हो जाएगा तो कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इतना सब जुगाड़ लगाया और इतना सब जुगाड़ लगा के अल्टीमेटली हमारा कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। इसलिए हमने ये जुगाड़ लगाया, इसलिए हमने कंडक्टिंग स्लैब डाला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कंडक्टिंग स्लैब से तो हमें पता चल गया कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ conducting slab, by introduction of conducting slab। जैसे ही आप कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है। चलो आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास हम फिर कंटिन्यू करेंगे और आगे इसको और बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते बेटा। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से इसको रिवाइज करते रहो, रिवीजन रोज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।